Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2025 का जो साल है उसका चैप्टर क्लोज होने जा रहा है और हम 2026 नए साल में एंटर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स की तरफ से हमारे सभी IHF फैमिली मेंबर्स को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि ये नया वर्ष आपके लिए शांति समृद्धि लेकर आए और होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खूब तरक्की करो, बहुत अच्छे होम्योपैथ बनो और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले आपको और आप सबसे हमको सीखने को मिले। ऐसी कामना के साथ हम आज की इस VC को शुरू करने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज जो हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर हैं डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्बरे सर, उनकी क्वालिटी ये बहुत अच्छी है कि जब सर केस को नरेट करते हैं तो एज इट जैसे पेशेंट हमारे सामने बैठा रहता है उस तरह से करते हैं और उनमें कई सारे टैलेंट्स हैं, सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी वो बीच बीच में ऐसी चीजें ऐड करते हैं कि उसमें थोड़ा जोकिंग का पार्ट भी हो जाता है कि थोड़ा माहौल को लाइट भी बना देते हैं। तो सर में बहुत सारे टैलेंट्स हैं और हमको उनसे सीखने को मिलता ही रहता है, तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आज हम 2025 का जो हमारा चैप्टर है उसको क्लोज करने जा रहे हैं, जितनी भी हमारी मेमोरीज हैं। तो उसके लिए हम सबको दत्तात्रेय सर का साथ मिला है इसके लिए। तो सबसे पहले हम हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर, सबको शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू ओवर सर। टू यू सर। जी सर, जी तो पहले केस नैरेट करते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत है आज के विषय में। ये 25 को हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं आज, और इसलिए सर से मैंने ये तारीख मांग के लिए कि चलो लास्ट वाला दिन हम करेंगे। सो थैंक यू सर। पहले तो सबका स्वागत है आज के विषय में। डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद्र राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, and all respected mentors and members of the group. सर रिकॉर्डिंग चालू नहीं है क्या? चालू है बिंदास। हाँ ठीक है। तो पहले तो हम केस नैरेट करते हैं। एक केस एक 25 वर्ष की महिला की है। मुझे फोन आया उसके पति का कि सर मेरी वाइफ को 1.5-2 साल से अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत खांसी होती है, ड्राई कफ। तो होम्योपैथी से होगा ऐसा मुझे किसी ने बोला है, तो मैं आपके पास लेके आऊं क्या? तो ये मुझे नॉन फैमिली है, तो मैंने उनको बुला लिया। तो साथ में उनकी सासू माँ, उनका हस्बैंड और उनकी बेटी थी जो 3-3.5 साल की, वो भी आ गए। ये 25 साल की उम्र है इस लेडी की। तो ये सब लोग मेरे कैबिन में आ गए, ठीक है ना। मतलब ये सब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूं मेरे प्रिस्क्रिप्शन के लिए। ये सब लोग मेरे कैबिन में आ गए। तो मैंने पूछा कि पेशेंट से कि बोलो क्या मदद करो आपकी। तो पेशेंट ने अपनी तकलीफ बताना शुरू किया। पेशेंट बोली कि मुझे सर्दी है, नाक भी बंद होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। मैंने कहा कि कितने दिन हो गए इसको? पेशेंट बोलते हैं 1.5 साल हो गया। तो बीच बीच में उसकी सांस ऐड करते जा रही है। सांस बोली कि इसने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया था उसके मायके से, लेकिन उससे वजन बढ़ने लगा तो फिर उसने बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि कैसे शुरू हो गया प्रॉब्लम आपको?
ऐसा आपको लगता है, या इसको लेकर आपको क्या चिंता लगती है? तो ये पूछने पर पेशेंट की आंखें भर आ गए, है ना। मैंने पूछा कि बाबा तुम्हें इससे चिंता क्या लग रही है? तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन आ गया तो पेशेंट की आंखों में आंसू दिखने लगे मुझे। पेशेंट का मतलब आंखें भर आई, और बीच बीच में उसके सासू माँ का चालू ही था, मतलब प्रॉम्प्टिंग चालू ही था, बीच बीच में सासू माँ बोल ही रही थी। तो मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा बाहर बैठिए, मैं पेशेंट से बात करता हूँ। तो फिर पेशेंट की सासू बाहर चली गई, और मैंने पेशेंट से पूछा कि बोलो आप, कि क्या चिंता लगती है आपको? तो पेशेंट बोल रहा है कि ये कैसे होगा, ये ऐसे रहा तो मेरा कैसा होगा, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, ये कब ठीक होगा, ये ठीक होगा भी नहीं, या ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि ये ठीक नहीं होगा ऐसा लगता है क्या तुम्हें, कि ये ठीक होगा या नहीं होगा ऐसा संशय आता है तुम्हें? तो पेशेंट बोला हाँ आता है, और मुझे लगता है कि ठीक है ना, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा शायद, ऐसा भी लगता है। और दूसरी बात, हमें अभी दूसरा बेबी होगा तो उस पर कुछ साइड इफेक्ट होंगे, उसे भी ये तकलीफ होगी क्या, ऐसे भी चिंता लगती है। तो मैंने पूछा कुछ स्ट्रेस चल रहा है क्या लाइफ में? तो पेशेंट बोली नहीं कुछ नहीं, घर में तो सब अच्छे है, और एक्चुअली सब अच्छे है उनके घर में। तो उनके आईपीआर में सास ससुर हस्बैंड उनकी बेटी इतने लोग हैं, उसके जेठ और जेठानी ये दोनों है, लेकिन ये दोनों जॉब करते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब है। तो जॉब के लिए बहुत सी बार बाहर ही रहते हैं, मतलब उनका ज्यादा कुछ ऐसा इंटरफेरेंस नहीं रहता उनके फैमिली में। अभी इस बेटी होने के बाद ये तकलीफ शुरू हो गई। बेटी अभी 3.5 साल की है, मुझे 1.5 साल से तकलीफ है, ठीक है ना। तो मैंने उनको पूछा कि आपका स्वभाव कैसा है? तो पेशेंट बोली कि थोड़ा चिड़चिड़ होती है, आपने मन के जैसा नहीं हुआ तो चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आए तो मैं बोल देती हूँ। तो मैंने पूछा चिड़चिड़ मतलब क्यों होती है आपकी, आपके मन के खिलाफ मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो पेशेंट कुछ ऐसा ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रही थी, या उसे देना नहीं आ रहा था, या वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा मुझे लगा, या उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं लगा था। यहाँ पे मैं स्टॉप हो गया पेशेंट की तरफ से। तो मैंने फिर जो उनकी सासू माँ बाहर बैठी थी उनको बुला लिया अंदर। तो उनसे पूछा कि इसका स्वभाव कैसा है? तो सासू माँ ने पहले सेंटेंस में बता दिया कि बहुत गर्म है, बहुत कड़क स्वभाव है, मतलब मराठी में बोलते कि कड़क, कड़क मतलब बहुत गुस्से वाला स्वभाव है इसका, गर्म है, ये गुस्सा कंट्रोल नहीं होता इसका, गुस्सा आया तो सहन नहीं होता, गुस्से में क्या बोल रही है इसको पता नहीं होता, चाहे सामने कोई भी हो, मतलब सास हो ससुर हो जेठ हो जेठानी हो, कोई भी हो, तो उन्हें वो बोल देगी गुस्से में। तो मैंने पूछा कि गुस्से का क्या कारण रहता है हमेशा? तो वो बोले कि ये बच्चे की वजह से। मैंने बोला बच्चे की वजह से मतलब? तो बोल रही कि अभी क्या है ना सर, कि 16 साल के बाद हमारे घर में छोटा बच्चा आ गया है। 16 साल हमारे घर में छोटा बच्चा नहीं था, और वो जो बड़े वाले उनके बेटे हैं, मतलब ये पेशेंट के अपने जेठ जेठानी, उनको भी बच्चा नहीं है। तो अभी क्या है, वो पूरे परिवार में ये छोटा बच्चा है, और ये सबका चहेता है, सबके लाडला है ये बच्ची। तो हर कोई इसको बाहर जाते वक्त गाड़ी पे लेके जाएगा, कुछ खिलाएगा, चॉकलेट देगा, या कुछ आइसक्रीम देगा, कुरकुरे देगा, ऐसा चलता है। दूसरी चीज, ये लाड से क्या हो गई, थोड़ा सा स्पॉइल हो गई चाइल्ड। तो क्या करती कि उल्टा बोल देती है। अभी 3.5 साल की है, तो उल्टा बोलेगी, कुछ बोला तो नहीं सुनेगी, ऐसा इसका रहता है। तो इसकी वजह से फिर इसको गुस्सा आता है, और फिर ये गुस्सा करती है। इसे लगता है कि इसने अच्छी तरह से रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, है ना, ये वो बच्ची ने, ऐसा पेशेंट को लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे सासू माँ दे रही है, ठीक है। तो ये पूरा केस था, बस उसका मराठी वर्बाटम जो केस का ऑडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पे डाला था, अपने ग्रुप में डाला है, वो भी शायद सबने सुन लिया होगा, उसका आवाज, उसका टोन वगैरह। तो ठीक है, अभी आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस दीजिए। केस समझ में आया सबको? नमस्ते। हाँ सर, समझ में आया। हाँ नमस्ते मैम। हाँ,
सर मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है अभी 2 साल से शुरू हो गई है, मतलब 1.5-2 साल हो गए। तो इसकी जो प्रॉब्लम है ना, उसकी जो बच्ची हुई है ना, बच्ची का जो बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो इरिटेट कर रही है, अच्छे से रहना चाहिए। तो ये जी। उसकी मुझे इरिटेशन लग रही है। और हाँ अभी इसको इसको जो प्रॉब्लम हुई है, तो आपने जब पूछा ना इसको लेके क्या चिंता है, तो वो तुरंत रोई। तो उसको वहां पे ना डर हो गया है कि एंजाइटी हो रही है कि आगे, अभी तो उम्र कम है, आगे जाके कैसा होगा, फ्यूचर में चिंता हो रही है, उसकी हेल्थ की चिंता हो रही है। और इतनी जी। चिंता कर रही है कि अभी दूसरा बच्चा हुआ भी नहीं, तो भी वो बोल रही है कि आगे बच्चा होगा, फिर उसके ऊपर कोई असर होगा क्या। ये थोड़ा एंटीसिपेट भी करने लगी है और कुछ बताना ही नहीं है। तो एक तो शायद मुझे ऐसा लगा कि सीक्रेटिव हो सकती है, लेकिन उसका हाँ हाँ आईपीआर देख के ना थोड़ा अच्छा लगा कि आईपीआर अच्छा है इसका, मतलब ऐसा कुछ इसको तकलीफ नहीं देता होगा। और लेकिन इसका स्वभाव थोड़ा एंग्री वुमन है वो, मतलब एब्रप्ट जैसा बोल देती है, सब ऐसा करती है वो, कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और उसका जी। मेन तो ये यही लगा कि उसका बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, और वो हाँ हाँ करना चाहिए। ये अगर अच्छा होता तो मतलब अच्छा रहता। तो जी। मुझे, मतलब मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए थे सर, तो रेपोट्राइज करके नक्सोमिका, सीपिया, लैकेसिस ऐसे रेमेडीज आ रहे हैं। हाँ कंफर्म तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये दिमाग में सेपिया, नक्सोमिका हो सकता है। जी मैम जी, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, सही से पकड़ा मैम थैंक आपने। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। सर ये जो है कि गुस्से में कुछ भी बोल देती है, गुस्से में इसको समझ में नहीं आता है क्या बोल देती है जो है। तो एक तो जी। मैंने यही रूब्रिक लिया सर, एंगर बिसाइड वन सेल्फ। दूसरा हाँ जो है कि ये चिड़चिड़ करती है, इरिटेबिलिटी हिज चिल्ड्रेन ऑन, अपने ही बच्चे से चिड़चिड़ करती है, और अपने बच्चे के लेकर इम्पेशंस है, तो इम्पेशंस चिल्ड्रेन अबाउट जो है। अगर इतनी जी। रूब्रिक ही लेते हैं तो काली कार्ब मेरी आती है जो है। अब इसी को हाँ ज्यादा हम और रूब्रिक दूसरे तरीके से लेते हैं कि इसको चिंता है कि अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगा, तो हाँ हाँ एंजाइटी फ्यूचर अबाउट जो है। और वो कह हाँ रही है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल रिकवरी है। हाँ इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, गुस्सा इसे सहन नहीं होती है, एंगर हाँ एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, और ये जी। डिक्टेटरशिप की तरह बोल रही है, या इसकी सासू माँ ने बताया जो है। तो ये जी। रूब्रिक लेते हैं तो सर आती है मेरी दूसरे तरफ से चार्ट में स्पांजिया, उसके बाद रूटा और डलका मारा आ रही है। हाँ बाकी हाँ हाँ। सीखते हैं सर, थैंक यू सर। ये सर इसको डिफाइन कीजिए ना, मतलब इसमें से कौन सी देगी रेमेडी? यही तो कंफ्यूजन होता है ओपीडी में हमारे कि अभी ये इतना रेमेडी आ गया, बहुत क्लोज चल रही, तो कौन सी रेमेडी देंगे इसमें से? सर जो है कि सब ये मुझे स्पेंजिया ज्यादा लग रही है, उसके बाद सर रूटा सोचेंगे उसके बाद जो है। जी सर जी। बाकी और रूटा क्यों सोच सर? रहे हैं सर। रूटा हाँ क्यों? सर। रूटा क्यों सोचेंगे? सर ये मेरे चार्ट में आ रहा है जो है, ये रुब्रिक लेने पे मेरे अच्छा। बाद में स्पंजिया के बाद ये मेरे डीडी में आ रही है, उसके बाद जो है रूटा, जी। अब फिर उसके बाद डलका मारा भी आ रहा है, इसलिए मैंने बोला। हाँ ठीक है, ओके सर, जी सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। जी बोलिए। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। सर मैंने अभी जस्ट केस पढ़ा, तो केस पढ़ के जो फर्स्ट फील आई वो मुझे रूटा ही लगा कि बेसिकली ये अभी तो बच्चा आया भी नहीं सेकंड, उससे पहले ही सोच रही है कि दूसरे बच्चे पे साइड इफेक्ट होगा। और हाँ हाँ डिक्टेटोरियल तो ऑब्वियसली है, ये सास ने भी बोल दिया कि मतलब जितना गुस्सा आता, मतलब देखती भी नहीं है कि किसको बोल रहे हैं किसको नहीं। तो जी। डिक्टेटोरियल बहुत है। और जैसे बच्चे के लिए बताया कि सब बच्चे इसको सब मिलके इसको बिगाड़ रहे हैं बच्ची को, बच्ची नहीं सुनती तो उसको गुस्सा आता है। और हाँ बेसिक कंसर्न इसको फ्यूचर को लेके ज्यादा लगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ लाइट डिजायर या ये भी सोच सकती है कि डाउटफुल है कि ठीक होगा कि नहीं, ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्या हाँ है। हाँ तो वो सब चीजों को ओवरऑल लेके मुझे रूटा ज्यादा लग रही है। बट फिर भी जी। एक चीज मुझे लगी कि देखो इस ये बीमार है तो सारी फैमिली इसको लेके आई है, सास हाँ ससुर पति बच्चे। तो कहीं ना कहीं इसका नेचर भी इतना अच्छा होगा, तो लोग इसके लिए कैरिंग है। तो मे भी दिल की बंदी है, दिल में जो आया बोल दिया, किसी को भी बोल दिया। इस तरह के सोच के स्पॉन्जा भी सोच सकते हैं, बाकी आपसे जी। सीखेंगे सर। जी। और उसने ना, आपने थोड़ा सा मराठी वीडियो सुना ना, मराठी थोड़ा सा ऑडियो, तो उसमें ये हाँ देखो, मतलब वो बच्ची बहुत मिस्chievous है, मतलब अंदर बाहर कर रही है कैबिन में, और डिस्टर्ब कर रही है बोलने में।
तो पहले तो उसने एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला कि अजी सुनते हो इसे लीजिए बाहर है ना। और दूसरी बार जब वो फिर से इरिटेट कर रहे थे तो एकदम ऐसे चिल्ला कर बोला, ओ घ्यान होईला बाहर है ना। ये सुनो मराठी लोग, थोड़ा सा एंजॉय करो। वो जो मैंने ऐसा सुना रहता ना, उसने है। एकदम उसका रंग दिखाया। ये तो हाँ पूरा जी सुनते ये हो बाहर सुनने के उसको। बाद ये जी सुनने के बाद पूरा के पूरा मैं रूट पे ही गया था। मैंने लिखा नहीं वहां पे, लेकिन जी इसको है ना ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। और इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इस तो है ही उसको मार। हाँ 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 हाँ, हाँ। ठीक सर, तो बिल्कुल। वो सोच के भी रूटा ज्यादा लग रही है। ऑडियो मैंने सुना नहीं है, मैंने जस्ट अभी रीड किया केस, तो उस हिसाब से ही लिख दिया था। ऑडियो सुनती हूँ, फिर अगर कुछ लगा तो बताती हूँ सर। जी जी मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। सर ऑडियो जो है मराठी में था तो समझ में नहीं आया, अभी आपने जो बताया जो है वो हाँ ज्यादा समझ में आया। अब सर ये लग रहा है कि ये ज्यादा रूटा की तरफ जा रहा है। अभी बाकी जी और सोच सीखते हैं सर आपसे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो रोटा रोल आउट कर देता हूं मैं, रोटा नहीं है ये। नहीं तो सब फिर रोटा पे जाएंगे। ये गलत बात है दत्तात्रेय सर, हमारी उम्मीदों पे इस तरह पानी फेरना ये गलत बात है। नहीं सर, अभी इतने महारथियों ने रूटा पे थोड़ा सा सिक्का मुर्तब किया तो बाकी लोग फिर बाकी और सोचेंगे नहीं सर। जी तो ये बाकी मुझे सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। कौन लिया? ये सर, उसको कर दो, फिर हम मालिक दिमाग मालिक सर चलाएंगे। तो फिर गुमराह करते हैं सबको, बिल्कुल चक्कर में डालेंगे हमारे मालिक सर पे। वो गूगली डालते हैं, गूगली। जी सर सर। स्पॉन्जिया को क्या कहते हो? उसको भी रहने दे या उसको भी निकाल दे, तो फिर पूरा नए से नहीं, जोड़ देंगे रैंडम फिर। स्पॉन्ज को सब रोल आउट करेंगे तो बोलूंगा क्या मैं फिर। अच्छा ठीक है सर। जी बोलिए। और हेलो सर। नमस्ते मैम, नमस्ते बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोला। मुझे, अभी रूटा रूल आउट हुई है तो मेरा पहला फील तो डलका मारा का आया था, क्योंकि वो उसको चाहिए कि उसकी बेटी जो है ना डिसिप्लिन में रहे। वो बेटी हाँ सबको बैक आंसर करती है, किसी की सुनती नहीं। ये बात से ये पेशेंट सफर हो रहा है, ऐसा मुझे जी लगा था। तो ये मेरा पहला फील डलका मारा का था। लेकिन चार्ट में डाला तो रूटा भी आ रही थी, रूटा स्पॉन्ज और डलका मारा, ये तीनों आ रही थी। जी तो एंग्जाइटी फ्यूचर और ये लेके रूटा ऊपर आ गई थी, तो मेरा सेकंड थॉट डल का मारा कहे। जी जी मैम, बढ़िया मैम, थैंक यू। जी बोलिए, और एक आधा फिर हम एनालिसिस देखते हैं इसका। जी सर बताइए अभी तो प्लीज। दो ही दोबारा मैंने चार्ट बनाया तो दो ही रेमडी आ रही है। हाँ वापस सर। मैंने कुछ रुब्रिक छोड़े तो हाँ दो ही रेमडी आ रही है, डलका मारा और स्पॉन्जिया आ रही है अभी जो है। जी सर, अब जी इसमें कोई हो सकता है सर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। देखेंगे सर अभी ये है या और कोई गूगली पड़ती है उसमें। सर जी इनमें बोलेगा से अगर आपको। ना हो, सर इनमें से कोई ना हो तो फिर से हम मेहनत करेंगे हम। नहीं नहीं, अभी अभी आखिरी इतना मेहनत प्रयास मत है इस करो साल सर, का सर। इतना मेहनत मत करो सर, बस हो गई मेहनत। सर कालिकार भी हो सकती है। जी जी जी, कालिकार आनी ही चाहिए सर। थैंक यू सर। कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो कालिकार क्यों। हाँ सर, बता रहे सर। सूर्यमान सर। कालिकार में सर एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, हाँ डिक्टेटोरियल, जी। डाउटफुल रिकवरी ऑफ हाँ हाँ impatient children about it. जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और बताइए। दत्तात्रेय सर ने ये जो पॉइंट बोला ना, इतनी मेहनत मत करो, उसमें साथ में स्मार्ट बनो, ये प्लीज ऐड कर लीजिए।
कि स्मार्ट बन के अगर हम मेहनत करते हैं तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रहता है, अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जी प्लीज ऐड कीजिए, फिर सर डिस्क्लोज करेंगे। जी बताइए अगर कोई ऐड करना चाहते हैं प्लीज जल्दी से। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर पेशेंट में लग रहा है कि बच्ची जो है इनका डिसिप्लिन में नहीं चल रही है, इस वजह से इनको परेशानी आया है। क्योंकि बच्ची के जन्म के बाद ही इनको ये परेशानी आया है। तो मेडिसिन तो सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अभी न्यू लर्नर है, मेडिसिन आपसे सीखेंगे सर। सर केस एक बार मैंने दोबारा रीड किया है, तो मुझे तो स्पॉन्जिया का फील ही आ रहा है सर। जी थैंक यू सुनील सर। रेनू मैम। जी दत्तात्रेय सर आप म्यूट पे हैं, डिस्क्लोज करना है या और वेट करना है थोड़ा? लेकिन स्क्रीन दिख रही है मेरी, नहीं दिख रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। हाँ थैंक यू, मुझे नहीं दिखाई दी। ओके थैंक यू सर। क्या हम डिस्क्लोज करेंगे? और कोई बोलना चाहता है थोड़ा सा, कोई ऐड करना चाहता है तो ठीक है। अभी हो गया आधा घंटे, या अभी सभी वीडियो का टाइम होगा तो हम डिस्क्लोज कर देते हैं, है ना। तो ये हमारी प्यारी फैमिली है, IHF फैमिली, और मैं डॉक्टर दत्तात्रेय ठुमरे आपका इस विषय में स्वागत करता हूँ। ऑडिबल विजिबल है ना? यस सर। तो स्वागतम सुस्वागतम, सबका स्वागत है आज के विषय में। और पीपीटी बहुत सबका बढ़िया बनाई स्वागत है। जी सर जी, थैंक यू सर। तो अभी 25 को हम टाटा बाय बाय करेंगे और 26 का स्वागत करेंगे। तो 26 का भी स्वागतम और 26 में आपका भी स्वागतम। तो सब मेंटर की तरफ से, हमारे प्रवीण सर की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत है और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर, जिन्होंने हमें ओशियन दिया होम्योपैथी का, जिसकी वजह से हम आज सेटिस्फैक्टरी है, हमें एक सेटिस्फैक्शन है कि हम होम्योपैथ है और लोगों का पूरा जो कष्ट है, दर्द है, वो हम दूर करने की क्षमता रखते हैं। और जिन्होंने हमें होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत आसान तरीके से हमें समझाया, ऐसे हमारे गुरु डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, उनका भी डीप ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, इन सबका डीप ग्रेटिट्यूड। और हमें अभी जो ये धारा अविरत पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर महेश चंद्रा सर, उनका भी डीप ग्रेटिट्यूड। और हमारे ऑल रिस्पेक्टेड मेंटर्स, जैसे हमारे प्रवीण सर है, शिंदे सर है, महाडिक सर है, यस आनंद सर है, दिलीप जानी सर है, और सभी जो मनोज सर है, श्वेता मैम है, माधुरी मैम है ना, जो भी हमें रोज पढ़ाते हैं, उन सबका डीप ग्रेटिट्यूड। और हमारा सौभाग्य ऐसा है ना कि हम गिन नहीं सकते कि इतने मेंटर्स है हमारे ग्रुप में, इतने लोग सब हमें सिखाते हैं। और मेंटर्स के साथ साथ हमारे मेंबर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए मेंबर्स का भी डीप ग्रेटिट्यूड। तो केस तो हमने पढ़ लिया, तो मेरा एनालिसिस ऐसा था, है ना। तो ये यंग लेडी को कफ और डिस्निया शुरू हो गया है ना, 1.5 साल से है। तो कब से शुरू हो गया? तो इसे शुरू हो गया उस चाइल्ड के बर्थ के बाद, ठीक है ना। अभी फैमिली तो मुझे नोन है, ये बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब बहुत सब लोग अफेक्शनेट है, हीलिंग है, माइल्ड है, और सब हार्मोनी डिजायर वाले पर्सन है। कोई झगड़ा झमेला ऐसा करने वाला एक भी इंसान उनके फैमिली में नहीं है। इकोनॉमिकली भी वेल टू डू फैमिली है ये सब। तो मैंने सोचा कि ऐसा है तो
फिर भी क्यों इससे सफोकेटिंग हो रही है? ऐसी क्या चीज है जो इसे सफोकेट कर रही है? जैसे कि उसके सासू माँ ने नैरेट किया कि ये बहुत गुस्से वाली है और अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचती है, उसके बारे में बहुत उसके बिहेवियर को लेकर गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? तो जैसे हमने केस में भी देखा कि ये एकलौती औलाद है उस फैमिली की, तो सब लोग उसको पैम्पर करते हैं, सब लोग उसका ज्यादा लाड प्यार करते हैं। उसकी वजह से ये बेबी का बिहेवियर थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं है, और बेबी है 3.5 साल की, है ना? ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे पहला बात इसमें क्लिक हो गई कि ये इम्पेशंस है अबाउट हर चाइल्ड, और उसे ऐसा लग रहा है कि इट इज द राइट टाइम टू मेक द चाइल्ड डिसिप्लिन। अभी वक्त है कि अभी हम उसे डिसिप्लिन बना सकते हैं, नहीं तो फिर आगे जाएगा तो बेबी फिर बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ऐसी इसकी सोच है। और इसलिए वो गुस्सा करती है और गुस्से में अनकंट्रोल होती है। जैसे उसकी सासू माँ ने बताया कि इसको सहन नहीं होता गुस्सा, मतलब गुस्से में क्या बोल रही है, किसको बोल रही है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। इसे विरोध बिल्कुल सहन नहीं होता। और सासू माँ का कहना भी कैसा है देखो ना, मतलब सासू माँ जो बोल रहे हैं ना, शायद मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन सासू माँ बोल रही कि अभी छोटी है, क्या है, पहले छोटी है ना। ऐसा सासू माँ सबको मिले नए साल में, मतलब नई तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो है वो इससे इस सासू माँ के जैसे बने, ऐसा सबके लिए मैं ईश्वर के ईश्वर को विनती करता हूँ, ठीक है ना। मतलब सासू माँ बदलेगी तो नहीं, लेकिन हमारे सासू माँ का स्वभाव चेंज हो जाए, ठीक है। तो इतनी प्यार से बोल रही है उसकी सासू माँ कि अभी ये छोटी है तो इसको समझ में नहीं आता, एकदम माइल्डली बोल रही है, एकदम अफेक्शनेटली बोल रही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके इन-लॉज ये लेडी को अभी भी चाइल्ड समझ रहे हैं। अरे अपने इन-लॉज को भी बैक आंसर करती है, अपने जेठ को भी बैक आंसर करती है। उसकी सासू माँ बता रही है कि उसको समझ में नहीं आता गुस्से में जी कि क्या बोल रही है क्या नहीं है, ठीक है। और सासू माँ ने और एक ऐड किया था कि ये गुस्सा भी पी जाती है कभी कभी, और फिर गुस्सा आने के बाद क्या करती है ऐसा मैंने पूछा था, तो वो बोल रही थी कि गुस्सा दबाती है और फिर अपने आप कोई तकलीफ करके लेती है, मतलब इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती है, ऐसा उसके पति ने भी ऐड किया, ठीक है ना। और वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत एंग्शियस लगी मुझे कि अपने बच्चे का क्या होगा, अपने फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा एनालिसिस था, अभी फॉलोअप देख लीजिए उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तौर तरीका, ठीक है। काय काय त्रास कमी काय काय होता आधी सांग मला, काय काय त्रास कमी काय काय होता आधी सांग मला, काय काय। वॉइस क्लियर है ना इसका? यस सर। हाँ जी, ये मराठी में है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका फॉलोअप भी। काय काय त्रास कमी काय काय होता आधी सांग मला, काय काय त्रास होत होता? त्रास दम भरत होता आणि कफ होता कंटिन्यू, सर्दी, असं खोकला ना कधी कधी असायचं, सर्दी कंटिन्यू, कफ झालेला, जाम सगळं असं, छाती जाम व्हायची, श्वास घ्यायला त्रास, श्वास घ्यायला त्रास, आणि दम भरायचं, चलताना थोडं कन्सर्न, ठीक है ना। मैंने इसे पूछा, ऑडियो वीडियो हम आप सबके लिए बनाते हैं, ये बहुत चोरी छुपे बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि कभी कभी कोई पेशेंट बहुत हर्ट हो जाता है या फिर एक्शन भी लेता है, ठीक है ना। ऐसा कई बार हो भी चुका है हमारे साथ। तो मैंने इसे पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या तकलीफ थी, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि मुझे कफ था, सर्दी थी, नाक बंद पड़ता था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मग आता काय काय कमी, तो आप क्या क्या कम है ऐसा बोला मैंने, तो बोल रही कि आप ये सब कुछ कम है, ठीक है। काय काय त्रास कमी, कफ झालेला, जाम सगळं असं, छाती जाम व्हायची, श्वास घ्यायला त्रास, श्वास घ्यायला आणि दम भरायचं, चलताना थोडं कन्सर्न, बरं। मग आता काय काय कमी, आता सगळं म्हणजे सर्दी पण नाही आणि दम पण नाही भरत, टेन्शन येतं काही जरा, टेन्शन नाही आता, म्हणजे सोडून दिलं, म्हणजे सोडून दिलं ना, 100
देखो अभी उसी बच्चे के साथ में तो मैंने पूछा कि हम देखो पूछते फॉलोअप लेते वक्त कि उसका जिस रूब्रिक पे हमने प्रिस्क्रिप्शन किया था वो रूब्रिक टूटा या नहीं टूटा, है ना। तो मैंने उससे पूछा कि अभी इसका टेंशन आता है क्या तुझे। तो बच्चे खेल रहे थे केबिन में, तो अभी वो बोली कि नहीं नहीं अभी मुझे टेंशन नहीं आता, मैंने उसका टेंशन लेना ही छोड़ दिया। मतलब मॉर्बिडिटी कहाँ पे थी, उस टेंशन में थी, ठीक है। जब वो मॉर्बिडिटी टूट गई तो इसका टेंशन भी जैसे चला गया, उसकी कंप्लेन भी कम हो गई। टेन्शन होतं मम्मीला, आता येत नाही तसा विचार, चिडचिड होते का तुझ्या आता, चिडचिड जी व्हायची मध्ये इरिटेबिलिटी भी कम हो गई, रागात बोलायची ते होतं का, मी सोडूनच दिलं म्हणजे आता लक्षच नाही मग जसं तुझ्या मनाने तिच्या मनाने. हो ना, होतं ना तसं आता खोकला पूर्णपणे बंद झाली, आता दम लागतो का चाललं तर नाही ना, फ्रेश वाटतं का पहिल्यापेक्षा. हो कधी संपली औषधं कधी सकाळी संपली, आज सकाळी संपली ना जी, ठीक है। तो क्या बोली कि अभी मुझे टेंशन नहीं लेती, बिल्कुल मेरा टेंशन चला गया, अभी तुझे जैसा करना है वैसा कर, ठीक है ना। ये पहले करती तो पेशेंट नहीं बनती ना, लेकिन ये समझ में नहीं आता पेशेंट को और वो पेशेंट बनता है ना। ये पर्सन को जब समझ में नहीं आता वो उसका डिल्यूजन बना लेता है और फिर ये अपने डिसीज में चला जाता है, ठीक है ना। तो हम होम्योपैथ है इसलिए बहुत हम लकी है कि हमें समझ में आता है, हर पेशेंट हमें सिखा के जाता है कि बाबा कैसा नहीं बर्ताव करना, किस तरह से बर्ताव किया तो क्या गलती होती है और क्या गलती की तो क्या सजा भोगनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मैंने रूब्रिक्स लिए थे, इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, जो कि क्लियर रूब्रिक है, सबने आपने लिया था। एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, ये भी क्लियर। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ये भी आप सबने लिया है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एलवेज फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, ठीक है ना। तो ये लिया तो मेरी मेडिसिन आ गई थी रूटा और स्पॉन्जिया टोस्टा, ठीक है ना। तो मैंने उसको स्पॉन्जिया टोस्टा दे दिया। उसको पहले मैंने 200 का सिंगल डोज दिया था, उसके बाद उसका डिस्निया तो पूरी तरह से कम हो गया, लेकिन उसका कफ कम नहीं हो रहा था। उसके हस्बैंड का फोन आया कि सर कफ बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, मतलब वो ज्यादा एंग्जियस हो गया अभी हस्बैंड, तो उसका कफ सर बिल्कुल कम नहीं, लेकिन पेशेंट बोल रहे कि मेरा जो दम लगना था, मतलब जो डिस्निया था वो बिल्कुल कम हो गया। तो मैंने पूछा, मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा वही 200 पोटेंसी का वाटर डोज ले लो। तो थोड़ा सा कप में राहत मिली, लेकिन फिर भी उसका कप बीच बीच में शुरू ही था। तो फिर मैंने उसको 1 ml का 3 डोज दे दिए 10-10 मिनट के अंतराल से। तो अभी उसका ये फॉलोअप था, उसके बाद बिल्कुल उसकी तकलीफ पूरी कम हो गई। तो ये थ्रू एंड थ्रू स्पॉन्जिया टोस्टा थी। तो ये पेशेंट ने मुझे स्पॉन्जिया का एक अलग एंगल भी सिखा दिया, स्पॉन्जिया कैसा होता है ये भी सिखा दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? हेलो जी सर। नो सर, नो क्वेरी जी, समझ में आया स्पॉन्जिया आपको? यस सर। आया सर। गिरीश सर है क्या? गिरीश सर ने पहला सिक्सर मार दिया था आज, तो मैं तो टेंशन हूँ, मतलब फूट गया भांडा हमारा। तो गिरीश सर है क्या आज? जी सर हूँ मैं, ठीक है, क्लिनिक पर रहता हूँ तो इसलिए थोड़ा। हाँ सर, आपने तो पहले बॉल में पूरा सिक्सर लगा दिया, मैंने तो बोला चलो आपने तो मैच गए हाथ से। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन सर। पहला फील स्पॉन्जिया का यहाँ पे पड़ता है, मुझे ये फॉल्ट लगी थी ना एक्चुअली, ये कुछ भी बोल देती है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो थोड़ा स्पॉन्जिया के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं हम। वैसे तो स्पॉन्जिया आप सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश बोल के मैं ट्राई करता हूँ स्पॉन्जिया आपको बताने की, जो मुझे समझ में आया स्पॉन्जिया, ठीक है। तो पहले तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखेंगे। ये कैसा है? दिस इज एन एनिमल, ये समुद्री जीव है, एकदम छोटा सा जो है समुद्री जीव है, लेकिन बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ब्यूटीफुल एनिमल है। सिंपलेस्ट मतलब कैसे? जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये एनिमल कैसा रहता है? मल्टी सेल्यूलर है ना, पोरीफेरी इसकी फैमिली है, मल्टी सेल्यूलर है।
बट देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम हमारे शरीर में होती है, मतलब हम हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, नर्वस सिस्टम होती है, ऐसे अलग अलग सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बना रहता है। लेकिन स्पॉन्जिया के शरीर में ऐसा सिस्टम नहीं बना रहता, भले ही वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं रहती। बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ब्यूटीफुल एनिमल है। मतलब जब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं समुद्र के, और उसमें जो स्पॉन्जास दिखते हैं स्पंज, तो बहुत ही खूबसूरत हमें लगता है स्पंज को देखकर। मतलब अलग अलग कलर्स में आएंगे, अलग अलग उसके स्ट्रक्चर रहेंगे, तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये एनिमल है, लेकिन बहुत ही सिंपल एनिमल है। ये रहता कैसा है, इसकी क्वालिटीज होती है ना। ये एक आधे रॉक को पकड़े रहता है और उस रॉक को पकड़कर वहां पे उसकी फैमिली बन जाती है। इसका सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरफ से उसका फर्टिलाइजेशन होते रहता है। असेक्सुअल कैसे कि उसका एक आधा पार टूट गया तो उससे दूसरा एनिमल बन जाता है। सेक्सुअल भी कैसा, मतलब ये वर्साटाइल होता है, मतलब एक एनिमल कभी फीमेल बनेगा, वही एनिमल कभी मेल बनेगा, मतलब मेल फीमेल दोनों का भी रोल निभा सकता है। सम्राट सर ने बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में, मैं बोलता हूँ आपको आगे। इसका वे ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, बस पानी अंदर लो, उसमें से जो कुछ न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिक फूड है, वो एंगल्फ करो, बाकी बाहर छोड़ दो। इतना सिंपल वे ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब इसको ऐसा रसोई कुक करनी नहीं पड़ती, या बाजार पे जाके कुछ ऐसा सब्जी ग्रेन्स वगैरह ऐसे कुछ लाने नहीं पड़ते, है ना। इसका बहुत सिंपल वे है, मतलब बस पानी अंदर लो, उसमें जो कुछ है निचोड़ लो, और बस बाकी पानी बाहर फेंक दो। इतना सिंपल वे ऑफ न्यूट्रिशन भी है उसका। पावर ऑफ रीजनरेशन भी बहुत कमाल की है। मतलब उसका एक कोई पार्ट टूट जाता है तो उसी से नेक्स्ट एनिमल तैयार हो जाता है। और लॉन्ग लाइफ स्पैन है, मतलब 200 साल तक भी इसका लाइफ स्पैन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखने वाली चीज है स्पॉन्जिया के बारे में, तो चीज ऐसी है कि उसमें अल्टरनेटिंग स्टेट्स बहुत है। आप यदि यूट्यूब पे जाके मोहंती सर का वीडियो देखेंगे स्पॉन्जिया के बारे में, तो सर ने बहुत इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या रहता है कि अल्टरनेटिंग स्टेट्स रहते हैं। और अल्टरनेट स्टेट्स कैसे हैं, एक स्टेट उसको दबाने वाली है, एक स्टेट उसको उठाने वाली है। मतलब उसको वो हाई स्पिरिटेड भी है लेकिन दब भी जाता है, एंजाइटी है लेकिन चीयरफुलनेस के साथ उसको अल्टरनेट हो जाता है। cheerfulness alternating with absence of mind, cheerfulness alternating with aversion to work, dullness, sluggishness alternating with hilarity and mirth, irritability alternating with cheerfulness, anger alternating with Sir, sorry to disturb, but वो repentance slide quick. Sorry to disturb, but वो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर। ओके ओके ओके, आप भी दिख रहे हैं मैम? फुल स्क्रीन कर दीजिए और स्लाइड चेंज नहीं हो रही। हाँ अब हुई। अब फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, बढ़िया दिखेगा। हाँ हाँ ठीक है ओके। थैंक यू सर। जीजू अभी ओके क्या? ठीक है, दिख रहा है सर? हाँ सर श्वेता मैम? हाँ दिख रहा है। ठीक है। इसके अल्टरनेटिंग स्टेट्स होते हैं, मतलब आप रेपोर्ट में जाके देखोगे ना तो बहुत से अल्टरनेटिंग के रूब्रिक्स है इसमें, और एक बार उसको गौर से देखो तो हमें समझ में आएगा कि इसमें जो अल्टरनेटिंग स्टेट्स है ना, तो एक स्टेट आनंद उत्साह ऐसे इस वाली है, और एक स्टेट दुख वाली है, सैडनेस वाली है, डिप्रेशन वाली है। मतलब एक हिलैरिटी वाली स्टेट है, एक ऊपर उठाने वाली स्टेट है, और एक नीचे दबाने वाली स्टेट है ना। तो सर ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, मोहंती सर ने। वो हमारे गुरु है तो उनका मतलब वो सोचने का तरीका भी अलग रहता है गुरु लोग का। तो सर क्या बोलते हैं, सर ने बोला कि इसमें ऐसा क्यों होता है। सर बोले कि मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये हाई स्पिरिटेड है फिर भी इसको कोई दबा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है इसमें। तो सर ने पूरा जब ध्यान से पढ़ा रिपोर्ट से, तो सर को ऐसे समझ में आ गया कि इसके लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई रहती है, एक तो मॉर्नफुल इवेंट इसके लाइफ में कुछ घटा रहता है,
या कुछ ऐसा सैडफुल इवेंट इसके लाइफ में हुआ होता है कि जिसकी मेमोरीज इसके लाइफ से नहीं जाती, इसके मन से वो नहीं जाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हाई स्पिरिटेड बंदा दबा हुआ रहता है ना। हमें एक रूब्रिक मिलता है कि ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंसेस ऑन फ्राइटफुल सीन्स ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट टॉर्मेंटेड बाय, इससे वो टॉर्मेंट होता है। तो इसलिए कोशिश करता है कि चलो इससे बाहर निकलने का मुझे, चलो इससे बाहर निकलने का मुझे, है ना, क्योंकि सिंपल है, बंदा सिंपल है, मतलब इसे यही पता है कि चलो कोई प्रॉब्लम आए ना तो प्रॉब्लम को बस मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, बस मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है ना। तो आप सभी ने लिया था कि डाउटफुल रिकवरी अबाउट, लेकिन ये रूब्रिक यहाँ पे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने उसे पूछा है, ये मेरे मन का रूब्रिक है और ये बंदा तो सिंपल है, वो तो बताएगा ठीक है ना, आपको थोड़ा सा प्लीज भी करने की कोशिश करेगा, तो उसने हाँ बोल दिया, लेकिन उसमें उतना दम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये रूब्रिक छोड़ दिया, है ना, डाउटफुल रिकवरी अबाउट। इसका सिंपल बंदा है, मतलब इसकी सोचने का तरीका भी एकदम सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये बंदा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइट वाला बंदा है, ठीक है ना। तो इसको बस प्रॉब्लम आ गया तो बस मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इतना ही इसका ओरिएंटेशन होता है, इसके आगे वो सोचता नहीं, बस कैसे भी करके मुझे इससे बाहर निकालो, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, इतना सिंपल उसका फंडा रहता है, बस मैं निकलूंगा, ये भी उसका एक होपफुलनेस उसमें हमें दिखेगा स्पंजा में। तो ऐसे वे में हमारे पास स्पंज आता है कि कुछ भी प्रॉब्लम रहा ना, जितना प्रॉब्लम बढ़ा उतना उसके हाई स्पिरिटेडनेस बढ़ता है, उससे उतना उठने की कोशिश वो ज्यादा करेगा, ठीक है ना। बेसिकली ये बंदा कैसा है? चेयरफुल है, हाई स्पिरिटेड है, कम्युनिकेटिव है। देखो आपने भी उसके फॉलोअप में भी देखा कि कैसे बता रही है, मतलब कम्युनिकेट करने की, वो ऐसा बैठ के नाइट्रमूर जैसा, नाइट्रमूर किसी ने बोला है तो नाइट्रमूर एकदम ऐसा बैठ के या इवेडिंग लुक करके हमें बताएगी, उसमें उतना लाइवनेस, उतना एनिमेशन में हमें नहीं दिखेगा नाइट्रमूर में, जितना कि हमें स्पंजिया में दिखेगा, है ना। मैं कुछ और भी केसेस आपको दिखा दूंगा, टाइम रहा तो थोड़ा थोड़ा फॉलो। तो उसका कम्युनिकेटिवनेस कैसा है, देखिए वो बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, है ना। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, तो उतना कम्युनिकेटिव है, बहुत लाउडली बोलने वाले रहते हैं, बहुत फनी रहते हैं, बहुत अम्यूजमेंट डिजायर में रहते हैं, बहुत मिस्chievous रहते हैं, बहुत चेयरफुल रहते हैं विथ फुलिशनेस, ऐसा भी एक रूब्रिक हमें मिलता है। चेयरफुल विथ डिस्ट्रक्शन, ऐसा भी एक रूब्रिक है, ठीक है ना। तो इसका मैं एक मजेदार आपको उदाहरण बताऊंगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, तो लेकिन अभी देखो वो प्रोफेसर है, लेकिन उसको इसका कुछ लेना देना नहीं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एकदम बड़े आवाज में बोलेगा, बड़े आवाज में, और उसके पास जाने के लिए हम लोग कतराते हैं, मतलब अरे इज्जत निकालेगा, मतलब कुछ तो भी पुरानी बात निकालेगा हमारी बचपन की, और बस 4 लोगों में बिना बोलेगा बड़े से, और अकेला हंसेगा, तो बाकी लोग एम्ब्रास हो जाते हैं, मतलब ये पर्कनेस भी होता है इसका। और चेयरफुलनेस डिस्ट्रक्शन विथ, मतलब ये दूसरे के कपड़े भी फाड़ेगा, मिस्chievous होता है, मतलब मिस्chievous ऐसे डिस्ट्रक्शन के साथ, है ना। तो इस तरह का स्पंजा बंदा होता है, मतलब ये इतना चेयरफुल होता है, इतना चाइल्डिश होता है, इतना मतलब कभी कभी हमें लगता है कि अरे पुलिस नहीं कर रहा है क्या, कैसी बातें कर रहा है, बैकी लोगों की इज्जतें उतर रहा है, इतना उसको ये समझ में नहीं आता, इतना चेयरफुल होता है, हाई स्पिरिटेड होता है, कम्युनिकेटिव होता है, वाइवेसियस होता है। क्योंकि देखिए ना, मतलब इसके कलर्स भी कितने कलरफुल है, दिखता भी कितना अच्छा है, तो पर्सनालिटी भी इतनी वाइवेसियस होती है, विटी होता है, मतलब एकदम जोकली बोलेगा, जोक करके बोलेगा। पर्ट होता है, पर्ट मतलब सामने वाले को थोड़ा सा खींचेगा, है ना। फ्रीवोलस बंदा एकदम, कोई मतलब जियो और जीने दो, बस इतना ही उसका लाइफ का मोटो है, जियो और जीने दो, बस बिंदास जीना है, कुछ कोई बात नहीं। आपने फिल्म देखी होगी जब वी मेट, देखिए सबने? हेलो, अरे मैं फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ, कोई यस सर सर तो बहुत सीरियस बात नहीं की। मैंने नहीं देखा, तो मेरे को सीडी भेज दो। जी सर, जी मैं भेज देता हूँ।
देखिए सर, ये पिक्चर तो देखिए ना ऐसा ना, क्योंकि बहुत ऐसा फिलोसॉफी झाड़े तो फिर लोग बोलते हैं करीना कपूर बोर हो जाता बोलते। हाँ, करीना कपूर और शाहिद कपूर का, ठीक है ना। यस यस। तो इसमें ये जीत बोल के जो है ना कैरेक्टर करीना कपूर ने किरदार जो निभाया बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, वो कोरस पांड्या का किरदार, ठीक है ना। जब शाहिद कपूर उसको बोलता है कि अरे तू ऐसे लाइफ जिएगी तो फिर कैसा चलेगा, कैसे लाइफ बढ़ेगी आगे, तो बोलती तूने तो सीरियस लाइफ जीकर देखी ना, क्या मिला तुझे। तो जो मन में आया जिस टाइम वो करो, मन के सुनो, तो मन के सुनने वाले बंदे रहते हैं, है ना। तो अभी ये लेक्चर होने के बाद एक बार सब लोग ये मूवी जरूर देखिए और मुझे फिर उसका ये सुनाइए कि क्या क्या आपको लगा कि इसमें स्पॉन्जिया आपको कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत मूवी देख के मुझे स्पॉन्जिया का बहुत अच्छा एक जिस्ट गया। तो दिल वाले इसलिए बोलते हैं इसके कोई दिल में जो आएगा ना वो करेगा, उसको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो इस तरह का इसका पर्सनैलिटी रहता है। तो इतना फ्रीली रहने वाला बंदा, इतना चेयरफुल बंदा, इतना वाइवेसियस बंदा, इतना हाई स्पिरिटेड बंदा, हमें यह सवाल आना चाहिए कि बीमार गिरता क्यों है, ये इलनेस में फंसता क्यों है, इसे बीमारियां क्यों होती है। और ऐसे नहीं, छोटी मोटी भी बीमारी नहीं, इसको किडनी फेलियर के भी केसेस हमें स्पॉन्जिया के मिलेंगे, इसको हार्ट फेलियर के भी हमें केसेस मिलेंगे, इसमें हमें कैंसर के भी केसेस मिलेंगे। मतलब छोटे से छोटे पैथोलॉजी को लेकर बड़ी से बड़ी पैथोलॉजी भी हमें स्पॉन्जिया के केसेस मिल सकते हैं। तो इसका क्या कॉज हो सकता है कि इतनी अपनी मजा मस्ती में जीने वाली पर्सनैलिटी, इतना मजा मस्ती से रहने वाली पर्सनैलिटी, इतना जिंदगी को पूरी तरह से जीने वाली पर्सनालिटी को आखिरकार ऐसी मॉर्बिडिटी क्यों आती है। ये जब हमें सवाल पड़ता है तो हम एलिमेंट्स देखेंगे उसके कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि इसको एक क्या प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है ना। तो इसके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं एंगल सप्रेस से, कॉन्ट्राडिक्शन से, इमोशंस से, मॉर्टिफिकेशन से, रेप्रिमांड से, अनहैप्पीनेस से, एंटिसिपेशन से, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा विचार करो कि आपके आईपीआर में ऐसा एक आध बंदा है जो कि फ्री लाइफ जीता है, जैसे कि वो जीती है या मेरा फ्रेंड जीता है ना। अभी सुनिए उसकी थोड़ा सा मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। वो फ्रेंड मेरा जो है ना तो प्रोफेसर था और वो ट्यूशन लेता था, प्राइवेट ट्यूशन। एक टाइम ऐसा था उसका कि वो उसका जो ट्यूशन था वो बहुत बढ़िया चलता था, मतलब हमारे शहर में, और बाजू के शहर वाले भी उसकी तरफ आते थे। मतलब उसको कॉम्पिटेट करने के लिए भले भले बड़े बड़े लोग उसको डरते थे, इतना उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, उतनी उसकी सिखाने की स्टाइल अच्छी थी। उसको मैथ में 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, मतलब परसेंट थे, फिर भी उसने ड्रॉप लिया था। देखो सोचिए, मतलब इस तरह के एकदम हम बोले कि अरे क्या मतलब विम्सिकल लोग है। तो उसने वहां पे ड्रॉप लिया था और फिर 12वीं करके उसने कुछ तो भी डिप्लोमा किया और वो यहाँ पे टीचिंग के इसमें आ गया। टीचिंग भी ऐसी की कि बस नंबर 1, वो सब स्टूडेंट के साथ एकदम फ्रेंडली बर्ताव, सबको एकदम ऐसे अच्छे से पढ़ाना वगैरह, मैथ पढ़ाता था वो, बहुत अच्छा उसका टीचिंग था। लेकिन फिर उसमें एक यू टर्न आ गया, उसने गैम्बलिंग शुरू कर दी। गैम्बलिंग पैशन में भी हमारा स्पॉन्जिया है और गैम्बलिंग में उसको पकड़ लिया, मतलब वो सट्टा लगाता था इसका, क्रिकेट का, वो भी साइड बिजनेस उसने शुरू कर दिया, होटल शुरू कर दिया, कुछ भी करता था वो, ठीक है ना। तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अभी देखो सुनिए कि एकदम रिप्यूटेड इंसान है और रिप्यूटेड इंसान के ऊपर पुलिस ने रेड डाली और वो रेड में वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई। तो बंदा एकदम दुखी होना चाहिए ना। तो ये तो रहा स्पॉन्जिया, उसने क्या किया क्या रे वहां पे और सेल्फी लेके ग्रुप में डाल दी कि देखो मैं जेल से कैसा दिखता हूँ, ठीक है। और फिर गैम्बलिंग का भी उसको चस्का लग गया, कोई भी रमी वगैरह रही थी ना तो उसका भी चस्का लग गया और उसने प्रॉपर्टी उसने खलास कर दी। उसको ये शहर छोड़ना पड़ा। शहर चढ़ के वो दूसरे पूना में जाकर उसने
प्राइवेट क्लासेस में एज ए टीचर उसने ज्वाइन किया। ठीक है, तो सोचिए ऐसा बंदा अगर आपके फैमिली में है कि कुछ फ्यूचर की भी चिंता नहीं करता, एकदम फ्रीवलस बंदा है, कोई उसको चिंता नहीं कि क्या करेगा, जो मन में आया मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, इस तरह का बंदा यदि आपके फैमिली में है यदि अभी सुनिए, अभी उसके आगे उसकी बेटी भी स्पॉन्जिया है, सुनो, उसकी बेटी भी स्पॉन्जिया है और वो 10वीं में थी जब सवेरे जब वो गेट खोलते थे तो गेट के आगे कुछ ना कुछ तो भी गिफ्ट पड़ा हुआ मिलता था उनको। कौन देता होगा वाला गिफ्ट? गेस। उसकी बच्ची 10वीं में है और उसके आगे घर के आगे उसके गेट में कोई ना कोई गिफ्ट पड़ा रहता था। कौन दे सकता है? कोई सांता क्लॉज आने वाला है क्या? पिताजी देते होंगे, उसके पिताजी देते होंगे। नहीं सर, पिताजी देखते थे क्या, अरे किसने रखा है गिफ्ट, तेरा है क्या, मेरा है क्या, मेरा है क्या, ऐसा घर में चलता था। किसने रखा है गिफ्ट, किसने रखे फूल? उसका बॉयफ्रेंड है होगा। चलो कौन जी? बॉयफ्रेंड होगा उसका जी, होगा ऐसा सबको लगता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। ये वो बॉयफ्रेंड उसको भी पता नहीं था, ठीक है ना, उसको पता नहीं था कि कौन रख के जा रहा। तो फिर उसके पिताजी पूरा ऐसा तहकीकात करके निकालते थे कि अरे ये किसने रखा है गिफ्ट बोल के, और फिर उसके घर पे जाके देखते, अरे तुझे मेरी बेटी ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया था क्या? तो बोलता था नहीं, लेकिन इसकी बेटी ना फ्रीली बोलती है सबके साथ, मतलब बच्चा क्या, लेडी क्या, बॉय क्या, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता था, है ना। तो स्पॉन्जिया का थोड़ा सा ये भी रहता है, मतलब स्पॉन्जिया को मतलब लड़की है तो उसको लड़के ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, उसको कुछ ऐसा उसके दिल में कुछ खोट नहीं रहती स्पॉन्जिया की। लेकिन आगे वाला उससे बोलने के जो तौर तरीके से समझ लेता है कि अरे ये मेरे को इंडिकेशन दे रही है, ठीक है ना। आप जीत देखिए फिर से, जब वो इमेज देखिए तो आपको भी पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, है ना। ये फिल्म बहुत हमें सिखाती है। तो उसके दिल में तो कुछ नहीं था, लेकिन इस तरह से वो बोलती थी कि सबको लगता था कि अरे ये मेरे ऊपर इसको क्रश आ गया, ऐसा सामने वाले को लगता था। तो सामने वाले मिसअंडरस्टूड होके वहां पे उस तरह गिफ्ट लगा रख के जाते थे, और बेटी के दिल में तो कुछ नहीं था क्योंकि ये तो रही स्पॉन्जिया, है ना। सबको खुले दिल से बोलेंगे, ओपन हार्टेड जो रही, इसके हार्ट को लॉक ही नहीं है, चाबी नहीं है इसके हार्ट को, पूरा ओपन, ठीक है ना, दरवाजा ओपन इसके हार्ट का। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं स्पॉन्जिया के साथ। तो अभी आप सोचिए, यदि कोई बंदा इस तरह का आपके घर में है, वो स्पॉन्जिया बाप की तरह है या स्पॉन्जिया लड़की की तरह, या वो हम सोचेंगे वो जिद की तरह, तो क्या करेंगे आप? अरे ऐसा मत कर, तू पागल हो गई क्या, अरे ऐसा मत कर, तू पागल हो गया क्या, तू क्या कर रही है? रोक टोक, एचएचएफ के एक सेमिनार में रोक टोक, हेलो, रोक उसको रोकेंगे। हाँ, रोक टोक होती है। हाँ जी, उसको रोक टोक होंगी, है ना। तो एचएचएफ के सेमिनार में राजूरकर सर ने एक केस प्रेजेंट किया था स्पॉन्जिया का। तो उसमें एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर को हमेशा ऐसे हकिंग करना पड़ता है और कुछ तो ऐसा स्टिकी निकलता था। ये कंप्लेन लेके आए थे, तो उन्होंने पूछा, पूरा सर ने हिस्ट्री लिया वो डॉक्टर साहब का। तो हिस्ट्री में ऐसा पता चला कि गांव में कोई उनका कंस्ट्रक्शन शुरू है, 4 भाई मिलकर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चारों ने अपना अपना हिस्सा दे दिया है, लेकिन एक भाई जो फार्मर है वो अपना हिस्सा नहीं दे सकता। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसका भी लोन उठा लिया, मतलब इनके 10 लाख और वो भाई के 10 लाख, ऐसा 20 लाख का उन्होंने लोन उठा लिया। तो हमारे राजूरकर सर बोलते हैं कि आपकी बीबी ने कुछ नहीं कहा। तो हाँ, वो तो प्रॉब्लम है ना सर, मतलब ये बड़े दिल वाले रहते हैं, उसने बड़े दिल से पूरा उसका भी लोन उठा लिया, लेकिन अभी वो हफ्ते चुकाएगा नहीं चुकाएगा, वो लोन से हमारे घर में क्या प्रॉब्लम आएगा, इसका कुछ सोच उसको नहीं होती। लेकिन आईपीआर तो सोचेगा ना भाई, आईपीआर को तो घर चलाना है ना, आईपीआर तो इतना बड़े दिल वाला एकदम ओपन हार्टेड नहीं हो सकता। तो आईपीआर का क्या करता है कि इसको फिर ये सप्रेस करने की कोशिश करता है, इसको रोक टोक लगाने की कोशिश करता है, इसके लिबर्टीजम को थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करता है। बस वहीं पे स्पॉन्जिया का ये शुरू हो जाता है, स्पॉन्जिया की मॉर्बिडिटी शुरू हो जाती है ना। अभी कल परसों मेरे तरफ एक केस आया था, उसको 10 साल हो गए, उनको स्लीपलेसनेस है, पूरा बॉडी एक है, और अभी तो बिल्कुल डिप्रेशन की तरह उनका शुरू है वो मैडम का।
अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, तो उन्होंने हिस्ट्री बताई कि ये जो है तो थोड़ा सा गरीब फैमिली से है और उनका शादी हो गया, ये टीचर है और उनका शादी हो गया एक बड़े फैमिली में। बड़े फैमिली मतलब जो जमींदार फैमिली रहती है ना एकदम खानदानी वगैरह, तो ऐसी फैमिली में उनका ब्याह हो गया। अभी पहले तो कोई भी घर में आता था, किसी को भी आओ चाय पियो, खाना खा रहे तो खाना खाओ, कोई ऊंच नीच नहीं था। हालांकि ये ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन उनके घर में मायके में ऐसा वातावरण नहीं था कि आप अलग जाति से तो आप बाहर बैठे हो, आपके लिए कप अलग, आपके लिए आसन अलग, मतलब कोई इंपॉर्टेंट है तो सोफे पे, थोड़ा सा कम दर्जे वाला है तो नीचे बैठो, और कम वाला है तो घर के बाहर बैठो। तो ये कल्चर से वो ये कल्चर में शिफ्ट हो गई, मतलब जहां पे पूरा रोक टोक है, मतलब किसके साथ कैसा बोलना है, किसके साथ कैसा नहीं बोलना है, किसको चाय देनी, किसको नहीं देनी, ये सब। तो ये सब उसको पसंद नहीं आ रहा। और उसका दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा था कि उसका बच्चा, अभी एक टीचर थे, बहुत सिंसियर टीचर, ये भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे वाली है, लेकिन उसका बच्चा, उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। तो इसके एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है कि मेरा बच्चा एक टीचर का बच्चा और वो पढ़ रहा नहीं, तो कैसा फील हो जाएगा। तो उसके सब प्रॉब्लम शुरू हो गए। बस यही प्रॉब्लम, ये मॉर्बिडिटी मैंने पकड़ा और उसको स्पॉन्जिया दिया, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, क्या भी उसका जो सफोकेट कहाँ पे हो रही है वो, कि उसका जो फ्रीडम है वहां पे कुछ तो भी हैम्पर हो रहा है। जैसा उसको बर्ताव अच्छा लगता है, जिस तरह से उसको रहना है, जिस तरह से उसको अपनी लाइफ जिंदगी जीने, वो वहां पे उसको जिंदगी जीने को नहीं मिल रही। ऐसा सिंपल फंडा इसका। बस ऐसा जहां जहां हमें मिलता है ना, वहां वहां स्पॉन्जिया को सोचो कि उसको जीने में कोई रोक टोक कर रहा है। और बंदा कैसा है, बंदा एकदम फ्री माइंडेड है, बंदा एकदम वाइवेसियस है, हाई स्पिरिटेड है, और वहां पे आईपीआर उसको क्या करता है, दबाता है। क्योंकि जिंदगी को मतलब इतना ओपन हार्टेडली भी नहीं जिया जा सकता, लोग उसका क्या करते हैं, गैर फायदा लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर आईपीआर उसको रोक टोक करता है और इसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में आपके? यस सर, समझ में आया जी, थैंक यू। तो देखो स्पॉन्जिया का नेचर कैसा है, जैसे हमने अभी देखा कि चेयरफुल है, हाई स्पिरिटेड है, कम्युनिकेटिव है, वाइवासियस, विटी, पर्ट, फ्रिवोलस, लाइट डिजायर, अम्यूजमेंट डिजायर, लिबर्टिनिज्म, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। अभी सोचो कि ये इतना गुस्से वाली, कड़क मिजाज वाली है, और इसके साथ इतने बंदे क्यों आएंगे? डल का मारा होती तो आते क्या? डल का मारा को कैसे हम इससे अलग कर सकते हैं? डिक्टेटोरियल क्वारलसम। तो डल का मारा, तो डिक्टेटोरियल क्वारलसम ये भी है सब, स्पॉन्जिया भी डिक्टेटोरियल क्वारलसम है। यस तो सर, कैसे हम करेंगे? हाँ, डल का मारा को कैसे, बहुत क्लोज है, मतलब जो मैं तो परेशान हो गया। माडिक सर ने लिखा था कि जबरदस्त डीडीआई, मतलब बहुत फाइन उसमें डिफरेंशिएशन है। डल का मारा को कैसे करेंगे हम इससे डिफरेंशिएट? क्वारलिंग विदाउट एंगर में डल का मारा, और डल का मारा पॉजिटिव रेमेडी, सुनिए, है ना। डल का मारा कैसे, एकदम पॉजिटिव रेमेडी, मतलब उसने यदि डॉक्टर को पॉजिटिव कर दिया कि वो डॉक्टर मेरा है, जिसको डल का मारा अपना मानती है ना, एक बार आपकी यदि किस्मत खराब है तो डल का मारा आपको अपना मान लेगी, है समझ में। मतलब एक बार डल का मारा ने आपको अपना लिया तो बस भाई वो तो आपकी सास हो गई, फिर है ना, ललिता पावर है फिर उसके लिए डल का मारा। वो अपने पति को अपना मानती है, तो पति को क्या करेगी? पति एक सीईओ है एक कंपनी का, तो पति को एक आध मीटिंग में जाना है, तो पति को पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, देखो आप पे ये सूट अच्छा लगेगा, यही सूट पहनो, ये टाई ऐसा पहनो, ऐसा नहीं पहनते, ऐसा पहनो करेगी वो, देखो ऐसा बोलना है वहां पे, तो वो सीईओ को ये पढ़ाएगी। तो सीईओ थोड़े ये सुनने वाला, लेकिन वो बार बार फोन करके उसको ये सुनाएगी, तुमने टिफिन खाया क्या? ये आउट ऑफ केयर रहता है उसका, जिसको वो अपना मानती है ना, उसका केयर लेने की शुरुआत करती है। लेकिन केयर इतना लेती है, इतना केयर करती है ना, तो सामने वाले को ये सफोकेट कर देती है। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग है स्पॉन्जिया से। डल का मारा विल सफोकेट आईपीआर, डल का मारा आईपीआर को सफोकेट करती है, और स्पॉन्जिया को आईपीआर सफोकेट करता है। डबल से बोलता हूं मैं, स्पॉन्जिया को आईपीआर सफोकेट करता है, लेकिन डल का मारा आईपीआर को सफोकेट करती है।
डलका मारा को लोग कोल्ड शोल्डर देते हैं, डलका मारा को लोग डलका मारा से बचते हैं, डलका मारा से दूर भागते हैं, स्पॉन्जिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये फर्क है ना। तो मैंने इसलिए बोला था कि उसके साथ उसकी सास, उसका पति, उसकी बेटी, ये सब लोग आए थे। तो सास क्यों आएंगी भाई? इतनी गर्म मिजाज की बहू है तो सास क्यों आएंगी? क्योंकि एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस वाली है। सास को पता है कि अरे ये थोड़ा सा गुस्सेल है, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं रहता। इसको गुस्सा मतलब बहुत थोड़ा गुस्सा रहता है, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव रहता है स्पॉन्जिया। डलका मारा अट्रैक्टिव नहीं रहता। डलका मारा से लोग बचना शुरू करते हैं, डलका मारा से लोग बोर हो जाते हैं, डलका मारा से लोग भागते हैं, स्पॉन्जिया की तरफ लोग भागते हैं, डलका मारा से दूर लोग भागते हैं, क्योंकि डलका मारा विल सफोकेट आईपीआर। ठीक है, यहाँ पे डलका मारा रूल आउट हो जाती है। रूटा ना हिंड्रेंस में जाएगी, और रूटा एबॉर्शन की रेमेडी है। ठीक है ना, तो उसके सपनों का पूरा गर्भपात होता है, फिर वो वहां से उसकी मॉर्बिडिटी शुरू हो जाती है। मतलब हर एक रेमेडी का मॉर्बिडिटी क्यों होती है, इसका एक अलग सा एक कोर रहता है। वहां तक हम पहुंचेंगे तो फिर बिल्कुल हम रेमेडी तक जाते हैं। नक्सोमिका की सांस वो इतना इंटरप्ट कर सकते थे क्या? एक लुक में तो चुप बैठती थी सांस, एक तो आती नहीं थी नक्सोमिका के साथ। नक्सोमिका होती तो उसकी सांस उसके साथ नहीं आती। जा भाई तू जा, और डॉक्टर को क्या बोलना है बोल। मतलब काम भी इतना परफेक्ट करेगी नक्सोमिका, लेकिन उसका डिस्टर्बेंस के लिए आइवर्शन, एंगर इतना रहेगा कि बस मतलब एक उसने कटाक्ष डाला तो फिर सामने वाला चुप। ठीक है, मतलब सांस इतना इंटरप्ट कर नहीं सकती नक्सोमिका की। पल्सिटिला किसने बोला था, लेकिन पल्सिटिला की कैसे रहते हैं इतना, तो पल्सिटिला इतने एंगर से बोलेगी क्या, या पति को इतने जोर से बोलती है कि पल्सिटिला एकदम नाजुक बिजली है। पल्सिटिला बिल्कुल नाजुक बिजली है ना, मतलब ये ऐसी कटर है एकदम नाजुक है ना। मदन बान बोलेंगे हम उसको, मदन बान। आहो इला घ्यान किती त्रास देते ही जे आ गए क्या पल्सिटिला का फील। तो इस तरह से पल्सिटिला बोलेगा, ओ हिला घ्या ना, असं नहीं म्हणणार पल्सिटिला, ऐसा नहीं बोलेगी पल्सिटिला। पल्सिटिला एकदम नाजुक तरह से बोलेगी और पूरा मैनिपुलेट करके सबको अपने लगाम में लेगी, अपने कंट्रोल में लेगी। ये होती है पल्सिटिला। ठीक है, और कोर्स रूब्रिक क्या होते हैं स्पॉन्जिया के? स्पॉन्जिया कम्युनिकेटिव है, वायसेस है, हमने देखा। जेस्टिंग में है, लेकिन जेस्टिंग उसकी सिली रहती है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया मेरे फ्रेंड के बारे में कि वो जेस्टिंग करता है ना तो सिली लगता है वो, मतलब अरे क्या ये बात यहाँ पे रखनी पड़ती है क्या, अरे हम 4 लोग में खड़े हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तुम प्राध्यापक हो, इस तरह से बोलते हैं क्या, ऐसा लगेगा हमें। मिस्चीवियस है, लेकिन वो सामने वाले के कपड़े फाड़ेगा, उसकी इज्जत तार तार कर देगा। एक्टिविटी हाइपर एक्टिव है, चेयरफुल है। चेयरफुल इतना कि वो डेलीरियम में जाता है वो चेयरफुल में। ठीक है, फियरलेसनेस है, उसको कुछ पता नहीं, मतलब क्या कर रहा है, उसके क्या होगा, ऑडेसिटी में भी होता है, हॉटी है, प्राइड भी है उसमें, हिललेस, केयरलेस है, एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, पुलिस बिहेवियर, डिसोबीडियंट और डिफाइंड है ना। ये बहुत बड़ी बात है इसकी कि ये डिफाइन करता है, डिफाई करता है। उसको कुछ डिसीज हो गया तो उस डिसीज को भी वो डिफाई करेगा। उसके ऊपर कोई सप्रेशन लगा रहा है, वो कोई सफोकेट कर रहा है तो उसको भी डिफेक्ट करेगा, उसको भी विरोध करेगा, है ना। ये जो राइट हैंड की तरफ मैंने जो पिक्चर डाला है, तो देखिए डिफाइंड कैसा होता है। जो चीज आप पे डोमिनेशन करने की कोशिश कर रही है तो ये भी डोमिनेशन में होता है, ये भी डोमिनेशन करता है, तो ये क्या करेगा, उसको डिफाई करेगा, सुनेगा नहीं। और यहीं से फिर जो क्वारलिंग है या पूरा डिस्प्यूट वहां पे शुरू हो जाता है, और इसकी यहां से मॉर्बिडिटी शुरू हो जाती है। उसके पेरेंट्स, उसका आईपीआर, तो उसको फिर दबाने की कोशिश करता है। तो फिर इसको लगता है कि अरे मेरे क्लोथ्स जो है ना, मेरे कपड़े जो है ना अभी ठीक से नहीं आ रहे, मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। देखो ये पिक्चर दिख रहा है आपको, हेलो, अरे सुनाई दिखाई दे रहा है? ये सर दिख रहा है। क्या अकेले बोल रहा हूँ? हाँ, तो क्या दिख रहा है आपको ये पिक्चर में? देखो कितना अच्छा शर्ट है उसके, देखिए कितना रेड शर्ट है,
अच्छा दिख रहा है ना, फिर भी ये नाराज है। क्यों नाराज है? देखो क्यों नाराज होगा बोला, मतलब इसको कुछ तो ऐसी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? स्पॉन्जिया के बारे में आप सोचोगे तो इसका क्या कॉज हो सकता है? हेलो, हेलो जी बोलिए। सबसे नीचे का रूप तो इसका कारण, हाँ, डिल्यूजन क्लॉथ्स इनकम्फर्टेबल है ना, इनकम्फर्टेबल है उसको, तो कंफर्टेबल नहीं हो रही है उसकी क्लोथ्स। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसके आईपीआर क्या करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको रोक टोक लगाने की कोशिश करता है। तो आईपीआर कौन है? उसके पेरेंट्स कौन है उसके? तो क्लोथ्स का काम क्या रहता है? क्लोथ्स आर प्रोटेक्टिंग अस, है ना। क्लोथ हमें प्रोटेक्शन देते हैं एनवायरमेंट से, लोगों की नजर से हमें क्या करते हैं? क्लोथ्स प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन यही क्लोथ्स जब अपने नाप के नहीं आते, हमें ऐसा कंफर्टेबल नहीं फील होते, तो क्या होता है? हमें ये अनकंफर्टेबल लगते हैं क्लोथ्स। तो यही स्पॉन्जिया के बारे में ये होता है कि अभी आईपीआर जब उसको रोक टोक लगाने की कोशिश करता है तो उसको लगता है यार ये क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल, ये फीलिंग हो जाता है ना। ये बहुत कोर रूब्रिक है स्पॉन्जिया का। ये हमेशा म्यूजिक डिजायर में, मतलब हमेशा उसका मजा मस्ती करना है, मौज करना है, गाना गाना है। गाना कब गाते हैं? जब खुश होते हैं। इसको हमेशा खुशी में रहना है। इसलिए जब उसमें डिसीज भी कोई आता है तो उसको बस इससे निकलना है, बस उसको कुछ बाकी पता नहीं, बस मुझे इस यहाँ से निकलना है, बस यहाँ से मुझे निकलना है, ठीक है। क्योंकि उसमें अबंडेंस आइडियाज होती है, उसको लगता है कि मेरे पास बहुत भंडार भरा है, अबंडेंस आइडियाज है, मुझे बहुत विजन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक करता भी है, लेकिन उसका जो फ्रिवुलस नेचर होता है ना, तो उस नेचर को लेके ये पूरे प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम मटर का देखेंगे। क्लार्क साहब क्या कहते हैं? तो डॉक्टर क्लार्क सर कहते हैं कि डिस्कंसोलेट एंड लैक्रिमोस ह्यूमर। इसको जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई उसमें उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, तो बिल्कुल एंजाइटी में चला जाएगा वो कि बस मुझे बाहर निकलना है। और वहां पे कोई कंसोल करने की कोशिश करता है, कंसोल नहीं होता है ना, बस उसे वहां से निकलना है, इसके आगे उसको कुछ सुनना नहीं, बस निकलने का सोल्यूशन दो। आप मुझे ये समझाते बैठो कि ऐसा ही रहता है, ऐसा ही होगा, ये बस मैं कंसोल नहीं होगा। टिमिडिटी एंड टेंडेंसी टू बी फ्राइटन, कॉम्बेटिव एंड बोस्टफुल ह्यूमर, है ना। मतलब लड़ने झगड़ने वाला ऐसा इंसान है, मतलब ऐसे चुप बैठने वाला इंसान नहीं, बोस्टर है, मतलब उसको दिखावा भी करना है। इमॉडरेट एंड मिस्चीवियस गेटी, मिस्चीवियस है और इमॉडरेट मिस्चीवियस है ना, जो कि पर्ट हमें लगेगा कि ये पर्ट है यार, मिस्चीवियस ऐसा सिलीनेस उसमें लगेगा। ग्रेट इंक्लाइनेशन टू सिंग, मेंटल ऑप्टिजनेस विथ कंप्लीट डिसइंक्लाइनेशन एंड इनकैपेसिटी फॉर अटेंडिंग टू इंटेलेक्चुअल लेबर। इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, एक जगह पे बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, उसको काम ड्यूटी इसका एवर्जन है, ये लेजीनेस में चला जाएगा, इसको डोमेस्टिक ड्यूटी का एवर्जन होगा, अच्छा नहीं लगेगा इसको, काम ड्यूटी कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिबर्टिनिज्म को हैम्पर करने वाली है, उसकी जो मौज मजा में हैम्पर करने वाली है। तो हमेशा बहुत से टाइम फिर हमें वो लैकेसिस से, बेलाडोना से भी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन लैकेसिस केयरिंग में है, स्पॉन्जिया केयरिंग नहीं करता किसी की। लैक्रिमोस एंड क्रॉस, कॉन्शियस बट अनेबल टू एक्ट ऑन हर लिम्स, फैंसीज अपीयर ऑन, शटिंग आईज, फ्रिटफुल एंड एंग्शियस अबाउट हर कंडीशन ना, अपनी कंडीशन के बारे में उसको एंजाइटी रहती है कि बस मुझे इस कंडीशन से निकलना है। फिर शी विल डाई और ऑफ सफोकेशन, क्योंकि उसकी जिंदगी ये मौज मजा करना, मस्ती में जीना है ना, गाना गाते हुए जीना, बस उसने मतलब उसके जो लाइफ का एक फंडा रहता है ना, कि मराठी में एक पोएम आहे, पेला अर्धा भरलेला आहे असंही म्हणता येतो आणि पेला अर्धा रिकामा आहे असंही म्हणता येतं, तुम्ही सांगा कसं जगायचं, हसत हसत की गाणं म्हणत, है ना। मतलब जो पेला है वो हमें आधा समझो उसमें पानी है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आधा पेला पानी से भरा है या आधा पेला एम्प्टी है,
तो हमारे पर्सपेक्टिव क्या है उसको उसकी तरफ देखने का, उस पर वो डिपेंड है। तो स्पॉन्जिया हमेशा ऐसा कहेगा कि वो जो पेला है, वो जो ग्लास है, वो आधा भरे वाला है, आधा एम्प्टी नहीं कहेगा स्पॉन्जिया, क्योंकि उसे पता है जीना दो तरफ से होता है। मतलब एक तो रोते हुए जीना आता है और फिर हंसते हुए गाने गाते हुए भी जीना आता है। तो स्पॉन्जिया को रोता हुआ जीना पसंद नहीं, उसको सिर्फ हंसते हुआ गाने गाता हुआ जीना पसंद है। इसलिए वो क्या करेगा, जो गाने गा जगना है, मतलब गाने गाते हुए जीना जो है ना, वो स्पॉन्जिया को भाता है, वो स्पॉन्जिया करता है। और यहाँ पे जब उसको रोक टोक लगती है तो उसको लगता है कि मुझे सफोकेट किया जा रहा है और उस सफोकेशन से मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मजा खत्म हो गई, मस्ती खत्म हो गई जिंदगी, तो वो जिंदगी उसके लिए खत्म हो गई। तो उसको लगता है यही मेरी मौत है। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि इस सफोकेशन की वजह से मैं मरने वाला हूँ। शी इज वेरी टिमिड and is especially pursued and incessantly tormented by a frightful scene of some mournful event of the past. इसके जिंदगी में कोई तो भी ऐसी घटना हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी, कि कोई तो भी मॉर्नफुल इवेंट है, कोई तो भी ऐसी सैड इवेंट है, कोई तो फ्राइटफुल इवेंट है जिसका इसके पूरे लाइफ पे, उसके मन पे इम्पैक्ट हो गया और उसका इम्पैक्ट उसको टॉर्मेंट कर रहा है और उसकी वजह से इसके एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। Anxious as from presentiment, fright awakens, satiety of life with the heat, obstinacy, बहुत obstinate रहता है। Every exertion aggravates the curve, इसको exertion बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ना तो फिजिकल ना मेंटल, इसको exertion बिल्कुल पसंद नहीं रहता। One of the keynote of spongia is the dryness of mucous membrane of tongue, pharynx, larynx, trachea। क्या होता है कि इसको पूरा आईपीआर ना इसके लाइफ में ड्राइनेस लाता है, तो इसके पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस आता है। अभी ब्रायने का ड्राइनेस देखोगे तो वो इमोशनल ड्राई है, लेकिन स्पॉन्जिया का ड्राइनेस आईपीआर की वजह से आता है। तो उसकी मौज मजा वाली जो लाइफ है उस पर आईपीआर पूरा रोक टोक लगा देता है और उसके लाइफ में ड्राइनेस निर्माण करता है। तो फिर स्पॉन्जिया को ड्राइनेस महसूस होता है उसके टंग में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, और कब फिर उसको जोर जोर से कफ आता है, एकदम ड्राई कफ। तो कफ भी कैसा, तो कफ ऐसा कि जैसे कि समझो एखादी करवत चलते ना, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी, एखादी सूखी लकड़ी और उसमें जब ऐसे उसको काटते हैं कैसे हाँ, तो वैसा उसके कफ का भी रहता है, मतलब ड्राई एज अ बोन और साउंडिंग लाइक अ सॉ बीइंग ड्रिवन थ्रू अ पाइन बोर, खर खर खर। तो ऐसा उसका कफ भी आएगा जोर जोर से। ये क्या सूचित करता है कि ये सूचित करता है कि अरे तुम मुझे सपोकेट कर रहे हो और तुम्हारे सपोकेशन की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ ऐसी बोली तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। तो ये स्पॉन्जिया का कहना रहता है, जियो और जीने दो, बस मुझे मेरे स्टाइल से जीने, बस स्पॉन्जिया का रहता है। तो आप फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये फिल्म देखिए। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए इसके एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन मुझे स्पॉन्जिया इससे समझा है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये बिल्कुल आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था स्पॉन्जिया। तो मैंने सोचा था कि चलो अभी वैसे भी हम 25 को बाय बाय कर रहे, तो एकदम हंसी खुशी, एकदम पूरे मजा मस्ती के माहौल में इसको टाटा बाय बाय करें। तो फिर हमारा 26 पे मजा मस्ती वाला आएगा, हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां आ जाएंगी। ईश्वर हम पे पूरी कृपा करेगा, ऐसा लगा। इसलिए मैंने सर से डिमांड की थी कि सर मुझे 31 दिसंबर दे दीजिए, तो हम बढ़िया से पार्टी करेंगे। तो ये स्पॉन्जिया की पार्टी थी। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा। थँक यू. मराठीमध्ये सर्वांचे आभार. थैंक यू सर. सर, ये बहुत मेरे बढ़िया तरफ से था. किसी की क्वेरी कुछ होगी तो पूछिए. सर. थैंक यू सर सर. हेलो. जी सर. जी सर. एक क्वेरी है सर. हाँ सर. वो डिफरेंशिएशन काली कार्प से कैसे कर सकते हैं सर? डीडी में काली कार्प भी आ रही थी रेमेडी. हाँ बिल्कुल, काली कार्प आया था और बहुत क्लोज थी काली कार्प. काली कार्प का कार्य था सर. माइक ऑन है क्या किसी का? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही ना अभी? नहीं सर. ओके. हाँ ओके. हाँ,
तो काली कार्प क्या होता है कि काली कार्प डॉगमेटिक है, उसमें उसका ना डॉगमा रहता है, मतलब कुछ तो भी उसने एक दिमाग में उसके इम्पैक्ट रहता है कि इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कि समझो ये कपाट है ना, ये कपाट समझो मेरे लेफ्ट साइड को ही होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये एक आधी रेसिपी तो इसी तरह से होनी चाहिए, इस तरह का उसका डॉगमा रहता है, और यस वो सर। इस तरह से डॉगमेटिक बन जाती है काली कार्प। और उसको ब्लैक एंड व्हाइट यही दोनों रहता है उसमें, एक ग्रे एरिया काली कार्प के लाइफ में रहता नहीं है। दूसरा चीज ऐसा रहता है कि काली कार्प इमोशनल रिमेडी नहीं है, इमोशंस होंगे तो भी वो इंटरनलाइज करता है, मतलब इमोशंस शो करने वाली रेमेडी नहीं, काली कार्प शो ऑफ नहीं करेगी, है ना। और काली कार्प का सबसे बढ़िया जो है ना डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि चेंज आवर्जन रहती काली कार्प हमेशा, तो हम करते भी चेंज आवर्जन से। अभी इसने किस वर्जन किया था काली कार्प का, कुरुंगवाल मैम, है ना, तो उसमें वो बच्चे का क्या था, चेंज आवर्जन था कि रोज उसल खानी है, मतलब उसल नहीं खानी है, तो इस तरह से उसका चेंज आवर्जन रहता है, डॉगमेटिक रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट ये रहता है, वो ग्रे एरिया उसके लाइफ में नहीं रहता। और दूसरी चीज है कि उसमें इमोशंस वो शो नहीं करेगा, ये पूरी इमोशनल बन गई है, तो यहां से फिर काली कार्प मैंने उसको रूल आउट कर दिया। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। जी कोई क्वेरी है अभी और? तो बहुत टाइम लिया आपका मैंने। टाटा बाय बहुत बाय। बढ़िया लर्निंग हुई। थैंक यू सर। 2025 की आखिरी शाम है और आपने जी बहुत बढ़िया लेक्चर लिया, बहुत इंटरेस्ट से लिया, बहुत बढ़िया सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। 2026 के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको और सब IHF फैमिली को। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपने 200 डोज के बाद सेकेंड डोज फिर क्या दिया था? उसको 200 मैंने फिर वाटर डोज रिपीट किया था, 3 दिन के लिए मैंने उसको वाटर डोज दिया था, लेकिन उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने उसको 1 ml का दिया था 3 डोज 10-10 मिनट के लिए, तो उसके बाद वो कवर हो गए 3 दिन में, पूरा ड्राई कफ वगैरह पूरा बंद हो गया उसका। 200 पे उसका डिस्निया पूरा कम हो गया था, उसको मेंटली भी काम लग रहा था, लेकिन उसका कफ कम करने के लिए फिर मुझे 1 ml का 3 डोज देने पड़े उसको। थैंक यू सर। जी सर। जी और कोई क्वेरी है प्लीज बताइए। आप लोग को थोड़ा सा एक आधा केस दिखा दूं क्या अभी, और उसके फॉलो 5 मिनट का, यदि आपके पास टाइम है तो। दिखाया ना सर, क्या? दिखाया। हाँ, जी यदि आप सर। देखना चाहते हो तो थोड़ा सा और स्पंज आपके समझ में आ जाएगी स्पंज होता कैसा है, ठीक है ना। सर आप क्या केस सिलेक्ट कर रही है?
ये म्यूट किया, मैं बोलते जा रहा हूँ क्या आवाज आ रही, क्या आवाज आ रही, क्या। हाँ वही मैं समझा, आप बोल रहे लेकिन वहां पे म्यूट दिख रहे हैं आप। हाँ सही बात है, सही बात है। थैंक यू सर। होता है वो स्पॉन्जियस ठीक है, अभी सिखाते दिख वक्त रहा है ऐसे ही स्क्रीन होता वगैरह आपको? है, स्पॉन्जियस सिखाते वक्त ऐसे ही होता है। जी जी सर। हाँ दिख अभी मैं रही म्यूट करता हूँ। है, एक लेडी दिख रही है। जी जी सर। आवाज नहीं आ रही सर। दत्तात्रेय सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं उनका आवाज का सवाल नहीं है, उन्होंने जो शेयर स्क्रीन किया है ना उसमें ऑडियो शेयर करना भूल गए शायद यस वो। यस यस। अच्छा वो लेडी का आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट। टाइम टेकिंग हो गया थोड़ा सा, ये पंजा का लिया तो ऐसे होता है। सही बात है जी सर, ये हुआ भी है सर, हमारी यूट्यूब पे शायद है भी। हाँ हाँ हाँ, ये यूट्यूब पे नहीं होगी सर, मैंने पेड सेशन लिया था वहां पे। ओके 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 जी सर। हाँ यूट्यूब पे नहीं है ये। कोई बात नहीं सर। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं सर। होईल असं नाही ना, प्रत्येकाचं वय वाढल्यानंतर होते थोडं म्हणजे काय कशामुळे व्हायला हे असं म्हणायचं. तेच कारण आहे त्याला, स्पेसिफिक कारण स्पेसिफिक कारण नाही, म्हणजे प्रत्येकाला होईल असं नाही ना, प्रत्येकाचं वय वाढल्यानंतर होते थोडं. हा प्रत्येकाला नाही होणार. क्रॉस केले नाही वय वाढल्यामुळे. हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर, आवाज सुनाई दे रहे। हाँ अभी क्या बोला ना उसने कि उसके ऐसे यहाँ पे ब्लैक डिस्कलरेशन है और कुमकुम एलर्जी है उसको, मतलब जहाँ पे बिंदी लगाती है ना वहां पे उसको एलर्जी है, कुमकुम एलर्जी है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कुमकुम एलर्जी है और पूरे बॉडी पे ऐसा उसको इरप्शन आ गए ब्लैक। और ये शायद थर्ड फॉलोअप है, तो थोड़ा सा मैं प्रेशर में था कि उसको उतना आराम नहीं मिला। उसको मैं सल्फर देता था, सल्फर से उसको उतना आराम नहीं आ रहा था। अभी फॉलोअप में वो बोल रहे कि ये क्यों है, दूध से है या क्यों है, ऐसा ऐसा बोल रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका कम्युनिकेशन देखिए। और उसका पति जो है टीचर है, तो वो वहां से प्रॉम्प्ट कर रहा है कि नहीं तेरा एज बढ़ गया, ऐसा उसको टीज कर रहा है। ठीक है ना, मतलब उनका दोनों का रिलेशन भी देखिए। तो यहाँ से मेरे को स्पंजिया थोड़ा क्लिक हो गया, मतलब ये एकदम हंसी खुशी वाला माहौल रहता है उसके घर में, एकदम जोकिंग पार्ट वाला। वाइवेसियस दिख रही, बहुत वाइवेसियस। मला काही फरक पडत नाही, मला फक्त ते शेअर करण्याची मतलब. म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ उम्र बढ़ गई तो बढ़ गई, मुझे सिर्फ इससे निपटारा चाहिए। मतलब कैसा उसने खिलाड़ीपन से लिया उसको, उसका ज्यादा टेंशन नहीं लिया। एखादी दूसरी होती नटरमूर तो बिल्कुल नाराज हो जाए पति पे, एनाक्सोमिका होती तो उसको इस तरह से आंखें दिखाती। लेकिन उसको उसी वो बॉलिंग कर रहा है, ये बैटिंग कर रही है, बस क्रिकेट देखने की मजा ले रहा हूं मैं। ठीक है, म्हस वाढतात म्हशीचा नाही मला प्रकार पण सत्वाची कधीच तक्रार नाही ना, कुठलीच तक्रार नाही, कधीच नाही. बरोबर. बैठने का अंदाज देखिए, मतलब मैं ऐसे करके सवर के बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसा उसका पति भी ऐसे बैठा है और एकदम फैल के बैठे ऐसा, है ना। तो ये देखिए उसका मतलब कैसा डोमिनेशन है उसका। ठीक है,
पहिल्यांदा झालं नाही का? हं. त्याची काळजी काय वाटते पण तुम्हाला? काळजी काहीच वाटत नाही. हे आहे हा हे राहणार आहे मला माहिती, वरवर आलेलं हे वरवर जाणार आहे. हा, हा. पण त्याला व्यवस्थित ट्रीटमेंट भेटावं एवढंच मला एवढंच कळतंय. वाटतं. हा. बाकी काहीच वाटत नाही. बाहेर वगैरे कुठे गेलं तर काही काहीच असं कमीपणा वाटत नाही, त्याचं काहीच नाही. काहीच हे काय नाही. आपल्याला थोडंच पहिलं म्हणजे मूळचा आजार मूळचं नाही. थोडाच येतो. बरोबर. कसं आहे ना, आता मध्यंतरी हे महिना 15 दिवसात झालंय ते जाणार आहे, फक्त त्याची ट्रीटमेंट व्यवस्थित त्याला लागू व्हावं असं म्हणायचंय मला. ते पण आता फ्रेंड झाले म्हणजे असं नवीन माणसं ओळखायला आणि नाही मग तुम्हाला हे मला फील झालं वाटतं. आता मला बरोबर ते सगळं क्लिअर झालं तरच ते वाटणार आहे की हो आता माझं राहिलं. 3-4 आणि ही महिने राहावं अशीच इच्छा आहे तुमच्याकडून. नाही होऊन गेलं. ते हात मारायची वेळ 2 दिवसात जात असतात. बरोबर आहे की नाही हो? हा? नाही जास्त सांभाळायचे परिणाम. आता आहे ते आहे आज. सांभाळण्यासारखं आहेत ना. डॉक्टरची आई म्हणल्यानंतर सांभाळावं तर लागेल. 2 डॉक्टरची आई त्या. बोल रही है मतलब वो आंखों से भी बोल रही है, हाथों से भी बोल रही है, अपने हेड से भी बोल रही है. मतलब कितना कम्युनिकेटिव है ये, है ना. और उनका नोक जोक एकदम ऐसा जोकिंग पार्क में शुरू है उसका. ठीक है. और वो बोल रही कि जब तक ये पूरा नहीं रहेगा मुझे नहीं लगेगा कि ये रहा बोल के. तो थोड़ा सा फास्टिडियसनेस में भी थी. ठीक है. यस सर. यस एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. हाँ. म्यूट हो गए सर. आप म्यूट हो गए. स्पॉन्जा हो गया मेरा. तो उसके पति का आवाज एकदम सॉफ्ट है. मेरा आवाज सॉफ्ट है और इसका आवाज एकदम देखो कैसा लाउड है एकदम, है ना. इंदिरा गांधी बोल रही है ऐसा लग रहा है. ठीक है. तो अभी उसका फॉलोअप देखेंगे. तो ये कांताबाई से शांताबाई कैसे हो गई देखिए आप. मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन कितना डीप तक एक्ट करती है और कितना बढ़िया रिजल्ट देती है देखिए. आता बघू हातावरचे डाग कसे हाताचे डाग बघू. आता पहिल्यापेक्षा किती फेंट वाटते तुम्हाला ते? 50% फेंट वाटते ना. 50% फेंट वाटते. म्हणजे आपण 27 साला दिलेली मेडिसिन. बरं. कपाळावर नाही ओळखले. तरी आपण थोडं आणखीन ह्याचं व्यवस्थित व्हावं. बरोबर पूर्ण होईल जाईल. देखो बस अभी 15 दिन का रिजल्ट है. उसका ग्लो भी देखिए आपने. उसका पहले वाला चेहरा देखा और अभी का चेहरा देखा तो उसमें ग्लो कैसा है, उसकी रहनी कैसी है. उसके पूरे जो इरप्शन थे वो पूरे चले गए. अभी उसका टोन देखिए, उसके बैठने की स्टाइल देखिए अभी, है ना. मतलब पहले आए तो ऐसे बैठी थी. ठीक है. इस तरह से बोल रही थी. तो अभी जो उसमें एक मेल जो छुपा उसमें जो बाहर आ रहा था अभी वो छुप गया. अभी वो उसमें फिमेनिटी आ गई, इफेमिनेट हो गया अभी वो, है ना. उसमें नजाकत आ गई. जो बोलने का तौर तरीका उसका बदल गया, उसका टोन चेंज हो गया, उसके बैठने की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज हो गई. उसका आवाज का जो वॉल्यूम था वो भी कम हो गया. तो मैंने इसको टाइटल दिया था कांताबाई से शांताबाई तक. तो शांताबाई हो गया अभी. दूसरा काही त्रास नाही ना. ठीक है. आया समझ में? यस सर. हाँ. यस सर. थैंक यू सर. जी जी जी. तो ये स्पॉन्जा था. तो आशा करता हूँ कि सबको अच्छी तरह से स्पॉन्जा का फील देने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ और सबको पसंद भी आया होगा लेक्चर. मेरे तरफ से हो गया. अभी किसी की क्वेरी होगी तो पूछिए, तो फिर
हम सर का बहुत टाइम ले रहे हैं, आप सभी का भी मैंने बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, बताइए प्लीज अगर किसी का कोई क्वेरी है। जी मनोज सर, आप कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने किया और स्पॉन्जिया के तो बहुत चीजें चाहते हैं, बहुत मतलब क्या कहते हैं कि जैसे बेलोडोना नेस्मोनिका इस तरह की यूज होती है, वैसे अभी स्पॉन्जिया यूज हो रही है। और दत्तात्रेय सर का तो बहुत बड़ा इसमें क्या कहते हैं ना, महारत हासिल है स्पॉन्जिया पकड़ने में और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो हमेशा नई लर्निंग होती है। वंडरफुल। तो अभी हमको लगता है दत्तात्रेय सर को भी आज न्यू ईयर मनाने जाना होगा, उन्हें अब थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, बाकी लोग भी इम्पेशेंस हो रहे होंगे। जी सर जी। तो जैसा कि दत्तात्रेय सर ने भी बोला कि हम 2025 को अलविदा बोलने वाले हैं, उसको बाय बाय बोलने वाले हैं, और 2026 जो है वो न्यू ईयर है और उसको वेलकम करने वाले हैं। तो जैसा दत्तात्रेय सर ने बोला कि उस तरह से हम सबके लिए शुभकामनाएं हैं ढेर सारी, कि ढेर सारे अच्छे अच्छे हमको अपॉर्चुनिटीज उस तरह से मिले कि हम हमारी लाइफ को उस तरह से इवॉल्व कर पाए। स्पेशली हम होम्योपैथ हैं, तो होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह के एनलाइटनमेंट हमको मिले कि हम होम्योपैथी में उस तरह से ग्रो कर पाए, और हम लोगों का जो आईपीआर है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको उनके हिसाब से जो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके हिसाब से वो उस तरह से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए। और दत्तात्रेय सर के इस शानदार सेशन के साथ, और ऊपर से स्पॉन्जिया इतना बढ़िया रेमेडी है, इतना ब्यूटीफुल मेडिसिन है, ये इतना हाई स्पिरिटेड रहता है, इतना चीयरफुल और वाइवेशियस रहता है कि बहुत हम इंजॉय भी करते हैं इस मेडिसिन को। पर्ट भी रहता है तो कई बार उस तरह से भी हमको मिलता है, लेकिन मोस्टली हम स्पॉन्जिया जो पेशेंट रहता है उसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये इंजॉयमेंट हम सभी की लाइफ में बनी रहे, इसी आशा के साथ और आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और दत्तात्रेय सर का ही क्यों फाइनल किया था, क्योंकि दत्तात्रेय सर इन चीजों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत बढ़िया से बताते हैं ये सब चीजें। तो थैंक यू हमारी IHF फैमिली की ओर से, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर, आपने पहले भी एक बार स्पॉन्जिया बताया है और एक बार फिर से बताया है, तो आशा करते हैं कि अभी हमारे IHF फैमिली मेंबर जो हैं वो स्पॉन्जिया को मिस नहीं करेंगे। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें, ये प्लेटफॉर्म हमें देते हैं, और लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, इसलिए हम बोल पाते हैं सर, इसलिए सबका थैंक यू और सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। आपके इसी नोट पे ही कंटिन्यू करते हुए वाइंड अप करते हैं कि एक्चुअली हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स जो हैं और मेंबर्स जो हैं, उनका इतना कॉर्पोरेशन रहता है, इतना सपोर्ट रहता है, उसकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो हमारे मेंटर्स भी ऐसे हैं और हमारे मेंबर्स भी ऐसे हैं, ये सब दिल से पैशन के साथ और इस तरह से अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपनी तरफ से जो भी अपना एफर्ट डालना रहता है वो डालते हैं। तो स्पेशली हमारे जो IHF फैमिली मेंबर्स हैं,
उनको जितना भी आभार प्रकट करें हम कम है, क्योंकि ये सब जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके चलते ही ये सब पॉसिबल होता है। तो आपका इतना सपोर्ट हमको मिलता है, उसके लिए हम सच में हमारे IHF फैमिली मेंबर्स के बहुत आभारी हैं। तो नए साल की सबको शुभकामनाएं देते हुए वाइंड अप करते हैं, और कुछ नया हम ऐड कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर, उसकी शुभकामना के साथ हम आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सॉरी, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर। इसके बाद अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करके VC को कंटिन्यू रहने देता हूं, आप लोग कर सकते हैं।